प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको क्षितिज भाग 2 में जो कविता उत्साह है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, यह कविता जो छायावादी कवि है, छायावाद के जो प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनके द्वारा रचित हैं। तो इस कविता में क्या है, कवि ने बादलों को एक ओर तो जो भूखे प्यासे लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना है, तो दूसरी ओर उन बादलों को विध्वंस, क्रांति चेतना के रूप में प्रस्तुत किया है कि वो विध्वंस भी कर सकते हैं, क्रांति भी ला सकते हैं, विप्लव भी ला सकते हैं। तो ये दोनों ही रूप कवि ने यहाँ बादल के बताए हैं। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। जो ये कविता है उत्साह, इसके माध्यम से एक समाज में एक नई क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। और बच्चों, यह है उनका एक आह्वान गीत है, क्योंकि इसमें जो कवि है वो बादलों का आह्वान कर रहा है, उन्हें पुकार रहा है, उन्हें बुला रहा है। तो ये एक आह्वान गीत है। तो आइए हम इस कविता को देखें, क्या कहता है कवि। बादल गरजो घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि ने यहाँ बादलों को क्रांति का अग्रदूत बताया है कि बादल जहाँ निर्माण करना जानते हैं, जो पीड़ित प्यासे लोग हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, वहाँ वो विनाश करना भी जानते हैं। इन दोनों रूपों को ही कवि निराला जी ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो बादलों को आह्वान करते हुए, बादलों को पुकार करते हुए निराला जी कहते हैं क्या। बादल गरजो घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। तो कवि निराला जी बादलों से गरज बरसकर सारे विश्व को, पूरे संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि ओ बादलों, तुम भयंकर रूप से गरजो, भयंकर रूप से गर्जना करो और सारे आकाश को घेरकर, पूरे आकाश को घेरकर तुम मूसलाधार बरसात करो, खूब बरसो, घनघोर रूप से बरसो, खूब जोरों की बरसात करो। ऐसा कवि निराला जी बादलों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि तुम पूरे आकाश में छा जाओ, पूरे आकाश को आच्छादित कर लो और इस तरह से भयंकर रूप से गर्जना करके तुम मूसलाधार बरसात करो, मूसलाधार रूप में बरसो। आगे, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। ललित का तत्व है सुंदर। इसमें बेटा जो मीनिंग दिए हुए हैं, ललित कहते हैं सुंदर को। तो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। क्या कहता है कवि कि हे बादलों, तुम अत्यंत ही सुंदर हो, तुम्हारा जो ये रूप है, तुम इस नीले आकाश में छाए हुए हो, तो तुम्हारा यह रूप है, ये अत्यंत ही सुंदर है। और तुम्हारा जो ये स्वरूप है वो किसके समान है? सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। जैसे किसी अबोध बच्चे के करली है, मतलब घुंघराले बाल हों, तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो तुम भी इस पूरे आकाश में ऐसे छाए हुए हो कि जैसे किसी बच्चे के घुंघराले
बाल सुंदर दिखाई देते हैं। तो तुम जो अबोध बालकों की मधुर कल्पना होती है उसके समान पाले गए हो। अबोध जो बच्चे होते हैं, जिस तरह से उनका पालन पोषण किया जाता है, तो इसी तरह तुम भी इस आकाश में छाए हुए, तुम्हारा पालन पोषण भी इसी प्रकार से हुआ है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। तो यहाँ बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति कवि ने की है कि देखते होंगे जो नीला आकाश है, इसमें रंग बिरंगे बादल छाए रहते हैं, यहाँ तक कि गहरे गहरे काले काले बादल छाए रहते हैं, और वह ऐसे लगते हैं जैसे किसी बच्चे के घुंघराले बाल हो। घुंघराले बाल, यदि कोई सुंदर मुख वाला बच्चा हो और उसके बाल यदि घुंघराले हैं तो वह बच्चा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो उस बच्चे के समान, बाल कल्पना के समान तुम भी इस आकाश में छाए हो, इस तुम्हारा भी पालन पोषण इसी प्रकार हुआ है। और क्या कहता है कवि, विद्युत छवि उर्मे, उर्मे हृदय, विद्युत कहते हैं बिजली, कि तुम जो बिजली है, जो विद्युत है, उसकी शोभा को धारण करने वाले हो। तुम अपने हृदय में, हे बादलों, जो बिजली की शोभा है, उसकी जो सुंदरता है, उसको धारण करने वाले हो। देखते होंगे जब बरसात होती है, बिजली कड़कती है, तो वो काले बादलों के बीच में से अत्यंत ही शोभायमान होती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। तो हे बादलों, तुम अपने इस हृदय में विद्युत की छवि को, विद्युत की शोभा को धारण करने वाले हो। कवि नवजीवन वाले, कि तुम इस संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले हो, कवि को भी प्रेरणा देने वाले हो, क्योंकि जो कवि है वो कविता के माध्यम से इस संसार को एक नई प्रेरणा देता है। अपनी कविता के माध्यम से वो लोगों को प्रेरित करता है। तो तुम से ही प्रेरित होकर कवि कविता लिखता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्रांति है, जोश है, उमंग है, उत्साह भरा हुआ है। तुम्ही से प्रेरणा लेकर कवि किसी रचना का निर्माण करता है, कोई कविता लिखता है, और वो इस संसार को नया जीवन प्रदान करता है। तो ठीक तुम भी इस संसार को नव जीवन प्रदान करने वाले हो। नव अंकुर को तुम एक नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, कि तुम अपने हृदय में क्या छिपाए हुए, वज्र छिपाए हुए हो, बिजली को छिपाए हुए हो। तुम एक नई कविता के समान हो, कि कवि भी अपनी नई कविता के माध्यम से, कोई नई कविता लिखता है, उसके माध्यम से लोगों में प्रेरणा जगाता है, उनके अंदर सामाजिक क्रांति भरता है, समाज में नई क्रांति लाने के लिए वो लोगों को प्रेरित करता है। तो तुम एक नई कविता के समान हो, अपने हृदय में जो वज्र की शक्ति है उसको भी छिपाए हुए हो। फिर भर दो। कवि चाहता है कि तुम इसी भावना को मेरे अंदर भर दो, मुझे भी प्रेरित करो, कि मैं भी समाज में उत्साह से भरकर नई क्रांति लाऊं, लोगों को जगाऊं, लोगों को प्रेरित करूं। तो मैं यही चाहता हूं कि यही भाव तुम मेरे अंदर भर दो। बादल गरजो, कि हे बादलों, तो भयंकर रूप से गर्जना करो, गरजो, बरसो, मूसलाधार बारिश करो, यह मैं चाहता हूं। क्योंकि बादल है, उसके अंदर बेटा दोनों ही भाव हैं। उसके अंदर निर्माण का भाव भी विद्यमान है, उसके अंदर विनाश का भाव भी विद्यमान है। जहाँ वो निर्माण करना जानता है वह विनाश भी कर सकता है। क्योंकि जब बादल बरसते हैं, धरती की प्यास बुझती है, फसलों को पानी मिलता है, तो एक तरह से निर्माण होता है। और यदि वो भयंकर रूप से गरजते बरसते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो वो विनाश का कारण भी बनते हैं। जो बाढ़ है वो विनाश करती है। तो दोनों ही भाव बादलों के अंतःकरण में, बादलों के हृदय में छिपे हुए हैं। यही कवि बताना चाहता है। और कवि ने बताया है कि बादल से ही प्रेरणा लेकर वो एक नई कविता लिखता है। उस नई कविता के माध्यम से वो लोगों में क्रांति का संचार करना चाहता है, समाज के अंदर समानता का भाव लाना चाहता है। यही कवि का मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य वो यही है। आगे देखो क्या कहता है कवि, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। विकल कहते हैं बेटा व्याकुल को, बेचैन को, कि भयंकर गर्मी से जब ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है, तो सकल जन कहते हैं समस्त लोग। इस संसार के जो समस्त लोग हैं वो भयंकर गर्मी के कारण
व्याकुल हो जाते हैं। उन्मन उन्मन उदास हो जाते हैं। उन्मन कहते हैं उदास, कि भयंकर गर्मी पड़ रही है। इस संसार के, इस दुनिया के समस्त लोग उस गर्मी से निदाहाग, कहते हैं गर्मी को निदाहाग, उस भयंकर गर्मी से पीड़ित है, व्याकुल हैं, उदास है, बेचैन है। उनसे वो गर्मी सहन नहीं हो पा रही। और ऐसे में क्या है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन कहते हैं बादलों को। तो ऐसे में जो बादल हैं वो किसी अनजान दिशा से आकर, अनंत कहते हैं आकाश, इस अनंत आकाश में छा जाते हैं। क्योंकि इस आकाश का कोई और छोर नहीं है, ये सीमा रहित हैं आकाश। तो इस सीमा रहित आकाश में किसी अनजान दिशा से आकर वो छा जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं। पूरे आकाश को वो घेर लेते हैं। और क्या करते हैं, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि चाहता है कि हे बादलों, हे क्रांति के दूत बादलों, तुम भयंकर रूप से गर्जना करके बरसो, मूसलाधार बारिश करो फिर से। और जो धरती गर्मी के कारण तप रही है, ये प्यासी है धरती, इस धरती को तुम शीतल कर दो, ठंडक प्रदान करो, लोगों को गर्मी से छुटकारा दिलाओ। क्योंकि बच्चों मालूम है कि भयंकर गर्मी जब धरती तपती रहती है, प्रत्येक मनुष्य गर्मी से पीड़ित रहता है। और ऐसे में यदि बरसात हो जाए तो ठंडी, जो धरती है वो ठंडी हो जाती है, उसको शीतलता मिलती है। और पीड़ित प्यासे लोगों की जो प्यास है वो बुझ जाती है, उन्हें शीतलता मिलती है। तो कवि चाहता है कि तुम किसी अनजान दिशा से आकर इस अनंत आकाश में छा जाओ, इस सीमा रहित आकाश में छा जाओ और बरसकर इस धरती को ठंडा कर दो, इसकी प्यास बुझा दो, लोगों की प्यास बुझा दो। लोग जो व्याकुल अधीर बेचैन हैं उनको शीतलता प्रदान करो, यही कवि चाहता है। तो आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो बेटा एक तो इसमें कवि ने सामाजिक क्रांति का, कवि सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं समाज में, तो सामाजिक क्रांति का बादलों के माध्यम से आह्वान किया है, बादलों को पुकारा है। क्योंकि बादल जहाँ सृजन, जहाँ निर्माण कर सकते हैं, संहार, वहाँ ये नाशवान भी हो सकते हैं। तो सृजन और संहार दोनों कर सकते हैं। निर्माण करने की शक्ति भी इनमें है, विनाश करने की शक्ति भी इसके अंदर छिपी हुई है। तो दोनों ही कार्य ये कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक क्रांति का बादलों के माध्यम से कवि ने आह्वान किया, उसे पुकारा है। और बच्चों इसमें खड़ी बोली जो भाषा है वो बड़ी मधुर है, सहज है, स्वाभाविक है। तत्सम शब्दावली की अधिकता है, क्योंकि इसमें संस्कृत के जो वर्ड हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तुकांत छंद का प्रयोग कवि ने किया है। फिर भी कविता में क्या है, जो संगीतात्मकता, जो लयात्मकता है उसकी सृष्टि हुई है। लाक्षणिकता भी दिखाई देती है, जो इसमें लाक्षणिकता है, जो लक्षण हैं वो भी दिखाई देते हैं। और ओज गुण विद्यमान है, भाषा में ओज गुण विद्यमान है कि कविता को पढ़ते हैं जोश आता है, उमंग आते हैं, उत्साह बढ़ता है, तो ओज गुण विद्यमान है। और यदि इसमें बिंब देखा जाए तो गतिशील चाक्षुक बिंब का प्रयोग कवि ने किया है, कि जैसे बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, आकाश में बढ़ रहे हैं, तो गतिशील हैं बादल, इसलिए गतिशील चाक्षुक बिंब का प्रयोग है। चाक्षुक कहते हैं आँखों को, क्योंकि आँखें देख रही हैं, उनको निहार रही है, इसलिए चाक्षुक बिंब का प्रयोग कवि ने किया है। इसके साथ साथ यदि पेपर में पूछ ले कि दो तद्भव शब्द बताओ, तो बेटा इसमें शब्द हैं घोर और काले। ये तद्भव शब्द हैं कि वे संस्कृत के शब्द जो बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, बेटा वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और वे संस्कृत के शब्द जो एज इट इज कविता में लिए जाएं वो होते हैं तत्सम शब्द। जैसे इसमें शब्द आए हैं, मतलब दो शब्द पूछ रहे हैं, तो इसमें शब्द आए कल्पना और ललित, ये बेटा तत्सम शब्द हैं। और किस साहित्य की काव्य धारा से संबंधित है ये? छायावाद, क्योंकि स्वयं कवि छायावादी कवि हैं, इसलिए ये जो कविता है ये हिंदी साहित्य की छायावाद धारा से संबंधित है। शैलीय संबोधन, क्योंकि यहाँ कवि बादलों को पुकार रहा है, संबोधन कर रहा है, तो इसलिए संबोधन शैली का प्रयोग कवि ने किया है। अलंकार देखोगे बेटा, जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ आप लोग, जैसे घेर, घेर, घोर में घ वर्ण की आवृत्ति है, ललित, ललित में ल वर्ण की आवृत्ति है, ठीक है। तो यदि ऐसे शब्द आए तो वहाँ आप लोग लिख दोगे अनुप्रास अलंकार।
और बादलों का मानवीकरण किया गया है, तो इसलिए मानवीकरण अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश देखोगे, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है बेटा। जैसे घेर घेर, ललित ललित, विकल विकल, यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। यदि अलग अलग अर्थ निकले बेटा तो वहाँ होता है यमक अलंकार, परंतु यहाँ अलग अलग अर्थ नहीं है, बल्कि शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए बेटा यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बाल कल्पना के से पाले से, जहाँ समसासी से ये वाचक शब्द आ जाएं, ये तुलना के लिए आते हैं। यहाँ जो बादल आकाश में छाए हुए हैं उनकी तुलना बच्चों की कल्पना के समान की, जैसे अबोध बच्चे होते हैं जो से वो कल्पना में जीते हैं, तो उनसे तुलना की गई। इसलिए बाल कल्पना के से पाले इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। और यहाँ ये भी बताया है कि जो बादल हैं वो मानव जीवन को हरा भरा बनाने वाला है और तपती धरती को, पीड़ित प्यासे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला है, उनकी प्यास बुझाने वाला है। धरती को शीतलता, उनकी प्यास बुझाने वाला है। तो दूसरी तरफ क्या है, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना लाने वाला भी है। ये भी कवि ने यहाँ पर बताया है। तो बेटा इस तरह से कविता छोटी सी थी, मैंने ये आपको पढ़ाई, आपके समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये अच्छी लगी, आपके समझ में आई, तो मेरा जो चैनल है स्टडी हब ऑफ हिंदी, उसको अवश्य लाइक करना। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।